आज का टॉपिक रहेगा आपका परसेंटेज। और परसेंटेज में हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आज एक्सरसाइज पार्ट नंबर 8 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। इन अ ट्रायंगल हाइट इज इंक्रीज बाई 37.5% एंड बेस इज इंक्रीज बाई 45.45%। देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई 37.5% में वृद्धि होती है, आधार में 45.45% की वृद्धि होती है, तो त्रिभुज के एरिया में कितनी वृद्धि होगी आप लोगों को बताना। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस इंटू हाइट आप लोगों का होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना। यानी कि ट्रायंगल का एरिया बेस और हाइट पर निर्भर करता है। आप देखिए ध्यान से। अब देखो हाइट तो दे रखा 37.5%। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आप लोगों की 3/8। कितनी होती है? 3/8 होती है। और जी जो आपका बेस दे रखा 45.45%, यानी आपने पढ़ा होगा कि 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1/11 होती है। अगर इसमें मैं 5 की मल्टीप्लाई कर दूं यहां पर, तो ये आपका निकल कर आएगा 45.45%। और 5 की मल्टीप्लाई अगर फ्रैक्शन में भी करूंगा तो आपका निकल कर आएगा 5/11। तो यानी कि यहां से आप लोगों को पता लगा कि 45.45% 5/11 और 37.5% 3/8 होता है। ठीक है ना। चलिए अब देखो यहां पर हाइट के बारे में क्या दे रखा आपको कि 37.5% बढ़ जाती है। यानी अगर पहले 8 थी तो अब बढ़ के कितनी हो जाती है, 8 पे 3 बढ़ जाती है तो 11 हो जाती है। अगर पहले 8 थी तो अब बढ़ के हो जाती है आप लोगों की 11। यानी कि यह आप लोगों की इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल लिख देता हूं यहां पर। और 11 आप लोगों की क्या है, फाइनल है। ये आपकी क्या है, फाइनल है। अब अगर बेस की बात करें तो पहले अगर 11 था, अब 11 पे 5 बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर बेस को देखें, पहले 11 था, 11 पे 5 बढ़ता है यानी कि 16 हो जाता है। अगर हाइट इंटू बेस करूंगा तो आपका एरिया निकल कर आ जाएगा। तो यहां से एरिया निकाल लूंगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूंगा। तो यानी कि प्रोडक्ट कैसे लूंगा, देखो 8 गुणा 11 इस टू 11 गुणा 16। तो इस रेशियो से एक तो ये कट जाएगा और 8 से 16 आपका 2 बार कट जाएगा। यानी कि एरिया का रेशियो डायरेक्ट लिख दूंगा 1:2। तो पहले अगर एरिया 1 था तो अब 2 हो गया। तो यानी कि 1 का इंक्रीमेंट हो गया। 1 पे 1 का इंक्रीमेंट है, तो इस बात को अगर मैं परसेंटेज में कहूं तो 100% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहां से आप लोग कह सकते हो कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बी ऑप्शन क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहां पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाई 119.7%। when its radius is increased then find percentage change in total surface area of sphere। यहां पर कहता है कि स्फीयर क्या होता है, गोला। गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है जब उसकी रेडियस बढ़ती है। तो पूछता है कि इसके संपूर्ण परिध क्षेत्रफल में क्या चेंज आएगा, यह आप लोगों को यहां पर बताना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि गोले का वॉल्यूम क्या होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए, यानी कि 4/3 इंटू पाई इंटू आर की पावर 3। आर होता है यहाँ पर रेडियस। और टोटल सरफेस ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये फॉर्मूला भी आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये होता है 4πr²। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाता है आप लोगों का, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि इनिशियल वॉल्यूम आप लोगों का 100 था, तो फाइनल कितना हो जाएगा। इनिशियल वैल्यू अगर आप लोगों की 100 थी तो बढ़ कितना जाता है, 119.7। तो 100 पे 119.7 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 219.7। आपको पता है कि जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो रेडियस के क्यूब पर निर्भर करता है। किस पर करता है, रेडियस के क्यूब पर। यानी इस बात को ऐसे अगर ये दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ पर एक जीरो लगानी पड़ेगी। तो आपका जो रेशियो आएगा 1000:2197 में आ गया वॉल्यूम का। और वॉल्यूम निर्भर करता है रेडियस के क्यूब पर, यानी कि कहीं ना कहीं ये r³ का रेशियो आ गया।
अगर मैं आर निकालूं यहाँ से तो मुझे क्यूब रूट निकालना पड़ेगा 1000 का, और यहाँ पर भी क्यूब रूट निकालना पड़ेगा 2197 का। तो 1000 का क्यूब रूट 10 होता है, 2197 का क्यूब रूट कितना होता है, 13 होता है। यानी कि रेडियस का रेशो 10 से 13 निकल कर आ गया। अब आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया आर स्क्वायर पर निर्भर करता है, यानी कि रेडियस के स्क्वायर पर। तो 10 का स्क्वायर करूंगा 100 आएगा, और 13 का स्क्वायर करूंगा 169, और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। और कितना हो गया, 100 से 169 होगा, यानी कि 69% इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, 69%। तो यहां से आपको समझ आया होगा कि इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है ना। तो 69% सवाल का सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम थर्ड को यहां पर समझते हैं। इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 15%, एक बेलन की ऊंचाई 15% बढ़ जाती है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज डिक्रीज बाई 10%, और इसकी जो है रेडियस ऑफ इट्स बेस और सिलेंडर की जो त्रिज्या है वो 10% कम हो जाती है। तो परसेंटेज चेंज बताना कि क्या होगा इसके कर्व सरफेस एरिया में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए, तभी क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ये होता है आप लोगों का 2πRh, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हाइट के बारे में दे रखा कि 15% इंक्रीज होती है। 15% ये फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, यानी कि यहाँ पर जो इसका कर्व सरफेस एरिया है रेडियस और हाइट पर निर्भर करता है। और हाइट के बारे में हमें जानकारी है कि पहले 20 थी तो अब 20 पर 3 बढ़ जाती है, यानी कि 20 से अब 23 हो जाती है हाइट। ये थी आप लोगों की यहाँ पर इनिशियल वैल्यू, और 23 हो जाती है, यानी कि ये आप लोगों की फाइनल वैल्यू, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। 10% का मतलब होता है 1/10, तो डिक्रीज हो जाती है आप लोगों की रेडियस। तो रेडियस अगर पहले 10 थी तो 10 पर 1 कम हो जाती है, तो 9 हो जाती है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो यही आप लोगों का कर्व सरफेस एरिया निकल कर आएगा। अब देखो 20 गुणा 10 कितना होता है आप लोगों का, 200 होता है। 20 गुणा 10 जो होता है आप लोगों का, ये आप लोगों का 200 होता है इस टू, और 23 गुणा 9 कितना होता है आप लोगों का, यानी कि 207 होता है। तो 200 से 207 हो गया, यानी कि 7 बढ़ गया। और परसेंटेज चेंज हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। 200 पे 7 बढ़ रहा है, और 100 पर कितना बढ़ेगा, 100 से 200 2 बार, और 2 से 7 आपका 3.5 बार, यानी कि यहाँ से निकल कर आया कि 3.5% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यानी कि 3.5% इंक्रीज होएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को बना लोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 25%, एक सिलेंडर की जो रेडियस है वो 25% इंक्रीज हो जाती है, देन बाई हाउ मच परसेंटेज द हाइट मस्ट बी रिड्यूस सो दैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रिमेन्स सेम। अगर सिलेंडर की त्रिज्या 25% बढ़ती है तो उसकी हाइट को कितना कम किया जाए जिससे सिलेंडर का आयतन पहले के बराबर रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आप लोगों का पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 25% इंक्रीज हो रही है रेडियस। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस हो रही है आपकी 4 से 5 हो रही है, 4 पे 1 बढ़ रही है, यानी इनिशियल आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू और फाइनल आ जाएगी, ठीक है ना। तो 4 से कितनी हो रही है 5, 4 पर 1 बढ़ रही है, ठीक है। अब जो इसका वॉल्यूम है वो किस किस पर निर्भर करता है, रेडियस के स्क्वायर और हाइट पर। अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर निकालूं तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम के बारे में क्या जानकारी है, वॉल्यूम कहता है कि सेम रहता है। अगर पहले 1 था वॉल्यूम तो अभी भी 1 रहेगा। अब आपको यहाँ पर हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, हाइट। अब हाइट आप लोग कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला आप लोग देखो। यहाँ से अगर हाइट निकालोगे तो आपका निकल कर आएगा हाइट इक्वल टू वॉल्यूम और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसी से आपका रेशो निकल जाएगा, पाई का कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि पाई दोनों तरफ आएगा जो एलिमिनेट हो जाएगा। तो वॉल्यूम 1 है आपका, और आर स्क्वायर भी आप लोगों की यहाँ पर निकली हुई है, यानी कि ये निकल कर आ जाएगा आप लोगों का 1/16 इज टू 1/25। तो ये रेशियो आएगा 25:16,
यानी कि हाइट 25 से 16 हो गई है, तो कितना कम हो गई, 9 कम हो गई। तो परसेंटेज में देखेंगे हाइट कितनी डिक्रीज होगी, 25 पर 9 कम, 100 पर कितनी होगी, 25 से 100 4 बार और 9 चौक 36, यानी 36% हाइट क्या हो जाएगी आप लोगों की, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम 5 को यहाँ पर देखते हैं कि ए स्टूडेंट स्कोर्ड 32% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट आउट ऑफ 300. हाउ मच शुड ही स्कोर इन लैंग्वेज पेपर आउट ऑफ 200 इफ ही इज टू गेट ओवरऑल 46% मार्क्स। एक विद्यार्थी साइंस में 300 में से 32% स्कोर करता है और उसे लैंग्वेज सब्जेक्ट में 200 में से कितना स्कोर करना चाहिए अगर उसको टोटल 46% नंबर प्राप्त हो। देखो 300 तो मैं मिल रहे साइंस में 300 में से नंबर और 200 मिल रहे लैंग्वेज पेपर में से, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स है, यानी कि इन दोनों एग्जाम के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आप लोगों को यहाँ पर पता लग गया कि 300 और प्लस 200 तो कितने हैं टोटल, यानी 500 मार्क्स है मैक्सिमम। ठीक है ना। ओवरऑल स्कोर करना है 46%, तो यहाँ पर 500 मार्क्स का 46% अगर आप लोग यहाँ पर निकालोगे तो आपका जो निकल कर आएगा 5 छंग 30, 0 3 बचेगा, 5 चौक 20 और 3 23, यानी कि 230 नंबर निकल कर आएगा आपका, यानी कि दोनों में 230 नंबर आने चाहिए। आप देखो अब साइंस में कितने कर रहा है नंबर, अब साइंस में नंबर लाता है 300 का 32%, कितना 300 का 32%, तो 32 थी 96, यानी कि 96 मार्क्स तो ला रहा है साइंस में। ठीक है। और टोटल कितने मिल रहे हैं उसको, टोटल नंबर 230, तो बचे हुए नंबर कितने में लाएगा लैंग्वेज में, यानी कि 230 में से अगर 96 को माइनस करेंगे तो आप लोगों का 134 नंबर निकल कर आएगा, यानी कि ये लैंग्वेज के पेपर की बात कर रहा है। तो लैंग्वेज में कितने नंबर आ रहे, 134, कितने में से आ रहे, 200 में से, तो कितना परसेंट आएंगे, तो लैंग्वेज की परसेंटेज निकालेंगे, 200 में 134 है तो 100 पर कितने हो जाएंगे, तो आपका जो निकल कर आएगा यानी 67% यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि लैंग्वेज में 67% नंबर लेकर आएगा। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 6 को देख लेते हैं। ए स्टूडेंट गेट्स 22 मार्क्स मोर इन फ्रेंच देन व्हाट शी गॉट इन जर्मन। एक विद्यार्थी जितने नंबर जर्मन में प्राप्त करता है उससे 22 नंबर ज्यादा फ्रेंच में प्राप्त करता है। हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ हर फ्रेंच एंड जर्मन मार्क्स। जर्मन के जो नंबर है वो फ्रेंच और जर्मन के नंबर के योग का 28% है। व्हाट आर हर फ्रेंच मार्क, तो उसके फ्रेंच के नंबर बताने हैं कि कितने होंगे। देखो यहां पर लिख लेना जर्मन, ध्यान से देखो, और यहां पर लिख लेना फ्रेंच। क्लियर है, यहां पर लिख लेना फ्रेंच। देखो बात समझ में आ रही है, यहां पे इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो 22 मार्क्स मोर इन फ्रेंच इन जर्मन। अगर जर्मन में एक्स नंबर मिल रहे, ये मैंने मान लिया, तो फ्रेंच में मिल रहे इसको x प्लस 22। समझ आ गई बात। अब ये कह रहा है कि जो जर्मन के नंबर है यानी कि x जो है वो इन दोनों में प्राप्त नंबर का, यानी कि दोनों में प्राप्त कितने, x प्लस 22 का कितना है 28%, यानी कि 28/100 है। 4 से 7 बार, 4 से 25 बार। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 25x इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपका 7 दूनी 14x और प्लस 154, यानी कि 25x में से 14 को माइनस करूंगा तो 11x इक्वल टू 154 और x की वैल्यू आएगी आप लोगों की 14, है ना। तो आपसे पूछता है कि फ्रेंच के मार्क्स, x बराबर 14 आ गया, तो फ्रेंच के मार्क्स कितने हैं, x प्लस 22, यानी x की वैल्यू 14 है, 14 प्लस 22 यानी 36 मार्क्स आपको कहाँ पे मिल रहे हैं, फ्रेंच में। और जर्मन में कितने मिल रहे हैं, 14 मार्क्स। तो आपसे फ्रेंच में पूछता है तो कितने मिल रहे हैं, 36 मार्क्स, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को देखते हैं। एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 25% मार्क्स टू पास। इंजीनियरिंग विद्यार्थी पास होने के लिए 25% नंबर चाहिए। ही गेट्स 47 मार्क्स एंड फेल बाई 43 मार्क्स। उसके 47 नंबर आते हैं और 43 से फेल हो जाता है। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के अधिकतम अंक कितने हैं। अब देखो पासिंग मार्क्स कितने हैं,
पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है आप लोगों को, यानी यहाँ पे दे दिया कि 25% नंबर चाहिए पास होने के लिए, और वो लाता कितने हैं 47 नंबर, लेकिन ये भी दे दिया कि 43 से फेल हो जाता है। अगर मैं कह दूं कि वो 47 नंबर ला रहा है और 43 से फेल हो जाता है, अगर 43 और ले आता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। और आपको पता है कि पासिंग मार्क्स कितना है 25%, तो दोनों एक तरीके से पासिंग मार्क्स है, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दिया। तो यानी कि यहां से जो 25% की वैल्यू आई 47 प्लस 43 आ गया, जो कि 90 मार्क्स आ गया। अब क्या बोल रहे हैं सवाल में कि मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों को बताने हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स अब हम यहाँ पे निकाल देंगे, जो कि कितना होता है 100% होता है। 25% बराबर 90, 100% बराबर 360 मार्क्स। तो यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो आपके है वो 360 मार्क्स है। तो इस तरीके से सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 8 को यहां पर समझते हैं कि इन अ टेस्ट ए स्टूडेंट गॉट 30% मार्क एंड फेल बाई 25 मार्क्स, है ना। एक टेस्ट में एक बच्चे के 30% नंबर आते हैं और 25 नंबर से फेल हो जाता है। इन द सेम टेस्ट अनदर स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स एंड सिक्योर 25% मोर मार्क्स मोर देन द इसेंशियल मिनिमम पास मार्क्स। द मिनिमम पास मार्क्स फॉर द टेस्ट वर। देखो क्या बोल रहा है कि एक टेस्ट में एक विद्यार्थी 30% नंबर लाता है और 25 से फेल हो जाता है। उसी टेस्ट में एक दूसरा विद्यार्थी 40% नंबर ला रहा, लेकिन वह जितने पासिंग मार्क्स है उससे 25% ज्यादा लेकर आता है। तो आपको बताना है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, ठीक है ना। अब देखो पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। पासिंग मार्क्स यहाँ पर निकालेंगे हम लोग, बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना। यह 30% नंबर ला रहा है और फेल हो जाता है 25 से, अगर 25 नंबर और ले जाता तो पास हो जाता, यानी कि पासिंग मार्क्स आगे 30% प्लस 25। और दूसरे विद्यार्थी के पासिंग मार्क्स कितने हैं, वह 40% लाता है, लेकिन पास होने से 25% ज़्यादा। और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, यानी कि ये चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, है ना। तो यानी कि अगर 25% पासिंग मार्क्स से कम लाता था तब भी पास होता, तो 40% में से माइनस कर देंगे पासिंग मार्क्स का 25%, और पासिंग मार्क्स है आप लोगों का 30% प्लस 25, इसका 25%। इसको अगर माइनस में कर दूंगा तो मेरे पासिंग मार्क्स निकल कर आए। बात समझ में आ गई भाई, जितने कम मिल रहे अगर उतने मिल जाते पास हो जाता, जितने ज्यादा मिल रहे अगर उसको कम माइनस कर देता तो तब भी पास होता ना। मुझे तो फाइनल एग्जैक्ट पासिंग नंबर निकालने हैं भाई। 30% मिल रहे लेकिन फेल हो रहा है कितने से, 25 नंबर से। अगर 25 और मिल जाते तो पास हो जाता, तो 30% प्लस 25 हो गए पासिंग मार्क्स। अब कह रहे हैं 40% मिल रहे लेकिन 40% ज्यादा नंबर है पासिंग मार्क्स के। कितने ज्यादा है, जितने पास होने के लिए चाहिए उससे 25% ज्यादा है। तो पास होने के लिए चाहिए 30% प्लस 25, इससे 25% ज्यादा है। तो जितने ज्यादा नंबर है उसको माइनस करेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो 30% प्लस 25 को अभी एज इट इज रखेंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे कहेंगे 40% को एज इट इज माइनस 30% का 25% कितना होता है 7.5%, और 25 का 25%, 25 नंबर है और उसका 25% कितना आएगा 6.25 मार्क्स। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो आपका जो निकल कर आ गया, यानी 30% प्लस 25 इक्वल टू ये कितना आया आपका 32.5% और माइनस 6.25। तो यानी कि 2.5% जो आप लोगों का निकल कर आया वो 31.25 आ गया, ठीक है ना। 31.25 आप लोगों का निकल कर आ गया। मुझे निकालने पासिंग मार्क्स, यानी कि सबसे पहले निकालूंगा मैं 30%। अगर 2.5 आपका किसके बराबर है 31.25 डिवाइडेड बाई 2.5 और इंटू 30, तो 2.5 से कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा। तो निकल कर आ गया 12 पंजे 60 का 0, 6 बचा। 12 दिन 24 और 36 का 0, तो 3 बचा। 12 का 12 और 3 15 का 5, तो 1। 12 तिये 36 और 1 37। तो आपके यहाँ पर पता लगा कि 30% की वैल्यू निकल कर आई 375। और पासिंग मार्क्स है कितने एक्चुअल में, तो पासिंग मार्क्स जो आप लोगों के है वो आप लोगों के है 30% प्लस 25, यही तो है भाई, ये पासिंग मार्क्स है आपके। तो ये कितने आ गए 30%, तो 375 आ गया, प्लस 25 जोड़ दूंगा, यानी कि पासिंग मार्क्स आप लोगों का 400 मार्क्स निकल कर यहाँ पर आ गया।
कितना आ गया, 400 मार्क्स आ गया। तो इस तरीके से आप लोग कह देंगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन इस तरीके से क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कर लोगे इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहां पर समझिएगा। ए कैंडिडेट स्कोरिंग x% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्स बाय ए मार्क्स। एक विद्यार्थी एक एग्जाम में, एक परीक्षा में x% नंबर लाता मिलते हैं, स्कोर करता है और ए नंबर से फेल हो जाता है। while another candidate who scores y% marks gets b marks more than the minimum required pass marks। एक दूसरा विद्यार्थी y% नंबर प्राप्त करता है और पास होने से b नंबर ज्यादा प्राप्त करता है। तो कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने हैं, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, ये आप लोगों को बताना है। देखो, जो x% प्राप्त कर रहा वो a नंबर से फेल हो जाता है और जो y% प्राप्त कर रहा वो b नंबर ज्यादा लाता है। तो अगली स्लाइड पर हम लोग यहाँ पर पासिंग मार्क्स निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पासिंग मार्क्स कितने हैं। ठीक है ना, अब जो x% नंबर ला रहा वो a मार्क्स से फेल हो जाता है। अगर उसको a मार्क्स और मिल जाते, यानी कि x% प्लस a क्या है, पासिंग मार्क्स। या जो दूसरा विद्यार्थी y% ला रहा हो, पासिंग मार्क्स से b नंबर ज्यादा ला रहा, तो जितने ज्यादा उसको माइनस करूंगा तब भी पासिंग मार्क्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये आप लोगों का निकल कर क्या आ जाएगा, इसको तो इस तरफ ले जाऊंगा मैं और परसेंटेज वाली वैल्यू को एक तरफ। तो यहां से कह दूंगा कि a प्लस बी इक्वल टू y माइनस x%। ठीक है ना, समझ आ गई बात। मैक्सिमम मार्क्स आपको निकालना, तो यहां से मैं कह दूंगा, इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1% की जो वैल्यू है वो a प्लस बी और डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स आ जाएगी। अब आपको निकालने हैं मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है, ये होते हैं आप लोगों के 100%। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 इंटू ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स आप लोग आ जाएंगे मैक्सिमम मार्क्स। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, कर लोगे इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं। इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मार्क्स मोर देन बी। एक परीक्षा में ए बी से 25% ज्यादा नंबर प्राप्त करता है। बी गॉट 10% लेस देन सी। बी सी से 10% कम नंबर प्राप्त करता है एंड सी गॉट 25% मोर देन डी। और सी 25% ज्यादा नंबर प्राप्त करता है डी से। अगर डी को 320 नंबर मिल रहे 500 में से, तो आपको ये बताना कि ए ने कितने नंबर प्राप्त करे हैं। अब देखो, सबसे पहले यहां पर दे रखा ए 25% नंबर प्राप्त करता है, तो भाई इस 25% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम लिखेंगे 1/4 होती है। कौन करता है ज्यादा, ए। कितने, 25%। अगर बी 4 नंबर मिलेंगे तो ए को मिलेंगे 4 पर 1 ज्यादा। तो यानी कि यहाँ पे लिख देंगे ए इज टू बी का रेशो। अगर बी को 4 मिल रहे तो ए को मिल रहा है 5 यूनिट। अब देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। यहां पर कहता है कि बी 10% कम प्राप्त करता है सी से। अगर सी को 10 मिल रहे हैं, यहां पे लिख दूंगा बी और सी का रेशो। अगर सी को 10 मिल रहे तो भाई बी को 10 पर 1 कम, यानी कि बी को 9 ही मिल रहे हैं यहाँ पे। अब देखो सी करता है 25% ज्यादा। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही है 1/4 है। अगर डी को 4 मिलेंगे तो सी को मिलेंगे 4 पर 1 ज्यादा 5, यानी कि सी इज टू डी निकल कर आएगा यहाँ पर 5:4। तो यहां से अब कंप्लीट रेशो निकाल लेंगे ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी का। ठीक है ना, तो 5 गुणा 9 गुणा 5, 5 गुणा 9 गुणा 5, 5 बजे 25, निम्मा कितना होता है आप लोगों का 225 इज टू 4 गुणा 9 गुणा 5, 4 पंजे 20, 20 गुणा 9 कितना होता है आप लोगों का 180। ठीक है ना, 4 गुणा 10 गुणा 4 यानी कि 160। नहीं सॉरी, सी निकालेंगे ना तो 4 गुणा 10 गुणा 5, ये कितना आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पर 200 आ जाएगा। क्लियर, और 4 गुणा 10 गुणा 4 यानी कि 160 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी डी का रेशो निकल कर आया 225 अनुपात 180 अनुपात 200 अनुपात 160।
अब यहाँ पर बी को 320 नंबर मिल रहे हैं, यानी कि 160 की जो वैल्यू है वो 320 है, तो 2 का मल्टीपल है, तो ए को कितने मिलेंगे 225 गुणा 2, यानी कि 450 नंबर मिलेंगे। और ए को भी किस में से मिलेंगे, यानी कि ये सभी नंबर 500 में से प्राप्त हो रहे हैं। तो ए प्राप्त कर रहा है यहाँ पर 450 मार्क्स, यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 11 को यहाँ पर समझते हैं। ए स्कोर्ड 72% इन ए पेपर विद ए मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 900। ए एक परीक्षा में 900 में से 72% नंबर प्राप्त करता है, एंड 80% इन अनदर पेपर विद ए मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 700, और दूसरे पेपर में 700 में से 80% नंबर प्राप्त करता है। इफ द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ टू पेपर, द कंबाइंड परसेंटेज इज। अब रिजल्ट बन रहा है, रिजल्ट दोनों पेपर के आधार पर बन रहा है, तो ये पूछा जाता है कि दोनों पेपर में कंबाइंड यानी कि इकट्ठी कितनी प्रतिशत उस बच्चे ने नंबर प्राप्त करे हैं, है ना। अब देखो टोटल नंबर कितने हैं आप लोगों के, 900 है पहले सब्जेक्ट के और दूसरे के 700, ठीक है ना। ये तो टोटल नंबर है, परसेंटेज हम लोग निकालेंगे, है ना। ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे लिख देता हूं, ओवरऑल परसेंटेज, ठीक है ना। 900 और 700 टोटल है, पहले सब्जेक्ट में मिल रहे हैं 900 का 72% और दूसरे में मिल रहे हैं 700 का 80%। इतने परसेंट नंबर प्राप्त कर रहा है, और परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो देख लेते हैं। तो नीचे आ गया 900 700 यानी कि 1600, ऊपर 900 का 72% कितना होता है, तो यह आप लोगों का निकल कर आएगा 9 दूनी 18, 1 9 से 63 1 64 648 प्लस 700 का 80% 560 और गुणा 100, तो ओवरऑल कितना आपका निकल कर आएगा 560, और 648 को अगर आप लोग यहाँ पर ऐड कर दोगे तो ये आप लोगों का जो निकल कर आ रहा है यहाँ पर 1208 डिवाइडेड बाई 1600 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 से कट करूंगा, 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, यानी कि इस बच्चे को ओवरऑल कितने परसेंट नंबर मिले हैं, इसने टोटल ओवरऑल दोनों सब्जेक्ट में 75.5% नंबर प्राप्त करे हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो फर्स्ट ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर गिवन भी है, यही करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 12 को समझते हैं। ए क्लास हैज 5 सेक्शन that have 25, 30, 40, 45 and 60 students respectively। एक कक्षा में 5 सेक्शन है जिनमें क्रमशः 25, 30, 40, 45 और 60 विद्यार्थी है। द पास परसेंटेज ऑफ दिस सेक्शन आर, इन सभी सेक्शन की जो पास प्रतिशत है, पहले की 20%, दूसरे की 30, तीसरे की 35% है भाई यहाँ पे, चौथे की 40 और पांचवे की 100% है। तो ओवरऑल पास परसेंट बतानी, पूरी क्लास में कितने परसेंट पास हुए हैं, ठीक है ना, ओवरऑल। तो ओवरऑल पास परसेंटेज हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे निकाल देंगे, ओवरऑल पास परसेंटेज यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो किस तरीके से सोल्व करेंगे, ध्यान से समझना। ओवरऑल कितने कितने भाई साहब स्टूडेंट है, पहले में 25 है, 25 प्लस 30 यानी कि 55, 55 में 45 जोड़ देंगे यानी कि 100, 100 में 40 जोड़ दूंगा 140 और 60 200, टोटल तो है 200 स्टूडेंट, ठीक है ना। अब पहले सेक्शन में 20% पास हो रहे, किसका 20%, इस 25 का, यानी कि पहले सेक्शन में 25 का 20% पास हो रही है, ठीक है ना। दूसरे सेक्शन में 30 स्टूडेंट है और पास हो रहे 30% ही, यानी कि 30 का 30% दूसरे सेक्शन में पास हो रही है। और तीसरे में 40 स्टूडेंट है और पास हो रहे कितने, 35%, तो तीसरे में 40 का 35% पास हो रही है। और चौथे में स्टूडेंट्स है 45 और पास हो रहे 40%, चौथे में 45 का 40% स्टूडेंट पास हो रहे हैं, ठीक है ना। और पांचवे में 60 बच्चे हैं और पास कितने हो रहे 100%, तो यहाँ पे कह दूंगा 60 का 100% इसमें पास हो रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई, परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा 100 भी कर देंगे, समझना ध्यान से। अब देखो 25 का 20% कितना होता है, 5 होता है, यानी कि 5 प्लस 30 का 30% 9 होता है, 40 का 35% 14 होता है आप लोगों का, और 45 का 40% यानी 18 होता है, और 60 का 100% 60 ही आ जाएगा।
डिवाइडेड बाई 200 और गुणा 100 आप लोग का यहाँ पर आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब 100 से 200 2 बार जाएगा आप लोगों का, तो कितना आ गया आपका, देखिए ध्यान से, ये आपका आ गया 9 और 5 14, 14 28, 28 और 18 कितना होता है 46, और 46 और 60 होता है आप लोगों का 106, 106/2, यानी कि आप लोगों का निकल कर आएगा 53%, ठीक है ना, 53%। तो पूरी क्लास में जो पासिंग परसेंटेज है वो 53% है, और इस तरीके से सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये क्लास आपको पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को, और इस पूरी क्लास को अच्छे से एक बार आप लोग देख लेना। उम्मीद करता हूँ कि क्लास पसंद आई होगी, और देखने के लिए इस पूरी क्लास को आप सभी का धन्यवाद।